हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। देखो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और हमने वहाँ पे देखा था कि आपका जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि दो जो चार्ज होता है वो आपका, अगर दोनों चार्जेस अगर आपके सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वो अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ी थी, और उसके अंदर मैंने बताया था कि चार्ज को कैसे जनरेट किया जाता है। तो उसमें बताया था अगर कोई दो चीज़ों को अगर हम आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो बॉडीज़ हैं वो आपकी चार्ज हो जाती हैं। अब एक मेथड और आता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि आपका जो चार्ज करना है बॉडी को, एक सेकंड जो मेथड है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसको चार्ज करने के लिए हम उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी इनका आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, एक आपका एक सॉलिड स्फीयर दिया है, ये स्फीयर आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है कि इसके पास चार्ज तो है, लेकिन जितना चार्ज इसके पास पॉजिटिव है उतना ही चार्ज इसके पास नेगेटिव भी है। अब क्या किया, इस स्फीयर के पास मैं एक चार्जिंग रोड लेके आया। सपोज करो वो चार्जिंग रोड आपकी नेगेटिव थी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज आपका सारे स्फीयर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, वो नेगेटिव रोड आने के कारण आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा इस स्फीयर के अंदर वो इससे दूर हो जाएगा। रिपल्सन, आपका जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हो जाएंगे। अब क्या किया मैंने, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे इनको, जो स्फीयर है इस स्फीयर को मैंने अर्थिंग करवा दिया। जैसे ही मैं इसकी अर्थिंग करवाता हूँ, यानी कि मैंने एक वायर से इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को, तो जैसे ही मैं इसकी अर्थिंग करवाता हूँ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थ के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो स्फीयर है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर देखो आपका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसको मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो एक टॉपिक आता है, चार्ज और जो मास होता है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इससे। तो इसके अंदर देखो क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने पढ़ा था जो चार्ज है ना वो आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जीरो भी हो सकता है। जैसे इस किसी बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है और इस रोड के पास नेगेटिव चार्ज है, और इसको जब चार्ज कर दिया तो इसके पास पॉजिटिव है। तो आपका जो चार्ज है आपका 3 टाइप्स का है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का चार्ज जीरो भी हो सकता है। मास लेकिन जो होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि किसी भी, कोई भी अगर बॉडी है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास हमेशा ही होगा। तो आपका चार्ज 3 प्रकार का होता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका, ये कहता है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब देखो वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कुछ भी हो, उसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मास की बात करोगे तो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर बताते हैं कि जैसे जैसे एक आपके बॉडी का वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, और अगर उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है तो उसके मास के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और उसका फॉर्मूला ये होता है m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है ना, इसके ऊपर उस बॉडी का मास डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही उसका मास आपका चेंज होता जाएगा। तो अगर मान लो इसकी वेलोसिटी मैं c के इक्वल कर दूँ, c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी को अगर मैं c के इक्वल कर दूंगा तो सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 1 0। तो कोई भी ऊपर अगर आपका कोई नंबर है डिवाइडेड बाई 0 तो करोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सारा जो मास है ना वो आपका सारा कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनिटी यानी एनर्जी के अंदर। तो ये आपके पास में
जो सेकंड डिफरेंस है इसके अंदर। थर्ड डिफरेंस बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हमने कल पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन मास के अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि हम मास को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें कि वो आपका क्वांटाइज ही मास हो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड सो फार, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। जो फोर्थ है इसके अंदर चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व, कि जो आपका चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी चार्ज की। इसके अंदर मास इज़ नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। तो ये आपका देखो ये ना एनर्जी मास रिलेशनशिप है। तो चार्ज आपका एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है, एनर्जी आपके मास आपका एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है, और एनर्जी आपके मास के अंदर चेंज हो सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है इसके अंदर, मास फोर्स बिटवीन चार्जेज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कि आपके जो चार्जेज हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपको अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो चार्जेज की पोलरिटी पे डिपेंड करता है कि चार्जेज आपके कैसे हैं। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव। तो ये कुछ डिफरेंस है चार्जेज और मासेज के बीच में, तो इन डिफरेंस को भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ को। तो देखो हमने उसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसके अंदर बताया था कि आपके जो चार्जेज है ना वो एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ तक तो हमें पता लग गया है, ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें आ गई हमारे सामने। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही आया, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये बताओ वो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया रिपल्सन हो गया तो फोर्स तो लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है कूलम्ब्स ने, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब ने क्या कहा, आप मेरे को दो चार्जेस दे दो और उन दोनों चार्जेस को कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख दो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो उसने अपने एक थ्योरी दी, उसने अपनी एक डेफिनेशन दी। तो डेफिनेशन क्या कहती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले दो चार्जेस दिए, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी R है। तो देखो उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 at rest placed in free space separated by a distance r is, ये कहता है कि जो आपका फोर्स होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, उनके बीच की जो डिस्टेंस आर है वो देखो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। पहला जो होगा वो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। सेकेंड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्जेस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स उतना ही आपका कम होता जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको मैथमेटिकली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी 1/r²। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ तो आपके पास आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं K। तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब ये जो आपका जो K है ना इसकी वैल्यू होती है ये, तो K का जो एक्सप्रेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट इज ए कांस्टेंट, कि आपका जो K है वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है ना ये याद रखना कि ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। तो अब इसके मैं K की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आपका दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो कूलम्ब्स ने ये बताया था अगर आप मेरे को दोनों चार्जेस बता दो और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मेरे को दे देते हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। अब मैंने बताया यहाँ पे आया आपका एप्सिलॉन नोट। देखो ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब देखो फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है। तो देखो फ्री स्पेस वो स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली, यानी कि वहाँ पे आपको हवा भी नहीं मिलेगी। तो फ्री स्पेस की जो डेफिनेशन हो क्या बनती है, द टर्म फ्री स्पेस मीन्स डैट देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस नॉट इवन एयर, यानी वहाँ पे आपके एयर भी नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे फ्री स्पेस। अब आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखो हमने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा। अब कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो जैसे पहला पॉइंट है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज सेंट्रल फोर्स, कि आपका जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होगा। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या है कि दोनों चार्जेस को जो लाइन मिलाएगी ना, उसी लाइन के अलोंग ही दोनों फोर्सेस लगेंगे आपके। तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, ये 2 चार्जेस हैं, ये आपका चार्ज आपका Q1 है, ये अब चार्ज आपका Q2 है। ये चार्ज आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। तो इन दोनों चार्जेस को ये लाइन मिला रही है, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेंगे इन दोनों के बीच में ये हमेशा इस लाइन के ऊपर ही लाइज करेंगे, इस लाइन के ऊपर ही रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। देखो यहाँ पे फिर मैंने नॉन सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं। Q1 चार्ज ये, Q2 चार्ज ये, दोनों को ये लाइन मिला रही है, लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस लाइन जो ज्वाइन करी है उसके ऊपर नहीं है बल्कि कुछ अलग है। तो इस टाइप के जो फोर्सेज होते हैं इसको हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। तो आपका जो कूलम्बिक फोर्स है ना वो हमेशा एक सेंट्रल फोर्स है, वो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, तो ये याद रखना है। सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहता है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन द चार्जेस हैव अपोजिट नेचर सो डैट वन ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये हमने इक्वेशन आपका जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अंदर भी सेकंड पॉइंट पढ़ा था। तो यही बोलता है कि अगर दोनों चार्जेस अगर आपका अपोजिट नेचर के हैं तो हमेशा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे एक चार्ज ये पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो आपका पॉजिटिव है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, द फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन द चार्जेस हैव सेम नेचर सच दैट आइदर बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। तो देखो ये पॉइंट बोलता है कि सेम चार्जेस हैं तो वो रिपल्सिव होगा, और अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो वो आपका अट्रैक्टिव होगा। इन पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर। ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, तो मेरे को ये बताना है कि क्या होगा दोनों के बीच में फोर्स। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, वो बोलता है कि आपके पास में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमने K बता दिया, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका इक्वल होता है। फर्क क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये बताएगा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं यहाँ पे E की वैल्यू Q1 की जगह पे पुट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Q2 की जगह पुट कर दूंगा, और जो डिस्टेंस है वो आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो आएगा वो आएगा 23 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। तो आपके पास में ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम किसी भी 2 चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ का यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पास में रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो देखो अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ बताया आपको। कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि आपके पास में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और तो जो ये फोर्स है ना ये आपका होता है फ्री स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बता रहा है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना ये लगेगा कब, जब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं होगा, फ्री स्पेस होगा। लेकिन ये चीज़ तो अर्थ के ऊपर तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी 2 चार्जेस को रखेंगे तो कम से कम हवा तो वहाँ पे होगी। तो अब बात आती है अगर दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस नहीं है तो उनके बीच में फोर्स का क्या चेंज होगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। देखो जहाँ पे भी रिलेटिव आपका वर्ड आता है ना
तो रिलेटिव से हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर, वहाँ पे हमेशा कंपैरिजन होगा, तो वहाँ पे एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी क्या है, ये एक रेशियो है दो का। किसका? एक आपका परमिटिविटी दे रखी है किसी मीडियम की, और एक आपका परमिटिविटी दे रखी है फ्री स्पेस की। परमिटिविटी का मीनिंग क्या है रियल में? देखो, सपोज करो आपके पास में दो मीडियम दे रखे हैं। एक तो आपको बोल दे कि आपको भाई फर्श के ऊपर दौड़ना है, फ्लोर के ऊपर। दूसरा बोल दे कि आपको भाई पानी के अंदर दौड़ना है, आपके घुटनों तक पानी है। तो मेरे को ये बताओ, किस समय आप ज़्यादा दौड़ पाओगे? जब आप फर्श के ऊपर दौड़ रहे होंगे। तो देखो, वो जो फर्श है वो आपको ज़्यादा परमिट कर रहा है दौड़ने के लिए, और जो आपका जो वाटर है, पानी है, वो आपको कम परमिट कर रहा है दौड़ने के लिए। तो ऐसी परमिटिविटी यहाँ पे भी काम करती है। तो इसी परमिटिविटी को हम निकालते हैं। तो आपका जो परमिटिविटी आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, उसका फॉर्मूला ये होगा। इसको हम एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हैं, या हम इसको स्मॉल के से भी लिख सकते हैं। वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के अंदर कैपिटल के लिखते हैं, या आपका स्मॉल के होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी, और एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। तो जो रेंज होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो क्या होगी? वो होगी आपकी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो, सपोज करो ये आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों चार्जेस को अगर मैं फ्री स्पेस के अंदर रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी जो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अगर एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो जब फ्री स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जब आपका बात करेंगे और कोई मीडियम की, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे देखो, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है। एक तो फ्री स्पेस, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड्स के अंदर कि आपका फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो वो आपकी 1 होती है। और अगर कोई कंडक्टर या मेटल दे रखा है, उसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। और जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी किसी भी मीडियम की, वो हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर दोनों चार्जेस किसी मीडियम के अंदर रखें तो उसके फोर्स के ऊपर क्या डिफरेंस होगा? तो देखो, व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज एफ एम दिखा रहा है कि आपका जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, वो क्या है? आपका मीडियम के अंदर है। तो अब क्या है? कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, जो आपका एफ एम आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन। यानी कि उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट थी फ्री स्पेस की, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीडियम की परमिटिविटी। तो ये आपके पास में आ जाएगा एप्सिलॉन। तो आपके पास में बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और देखो, एप्सिलॉन का फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन निकालता हूँ तो एप्सिलॉन नोट को इस साइड ले जाऊँ, तो ये बनेगा एप्सिलॉन नोट टाइम्स के। तो यहाँ से देखो मैं निकाल सकता हूँ, जो आपका एप्सिलॉन आएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट टाइम्स के। तो मैं इस एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आपके पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अगर मैं यहाँ से के को छोड़ देता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या था? वो था फोर्स इन फ्री स्पेस। तो आपके पास में बन जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई के। और देखो, आपने के पढ़ा है अभी कि आपका जो के की वैल्यू हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो इसका मतलब जो मीडियम के अंदर फोर्स लगेगा वो हमेशा कम लगेगा जो फ्री स्पेस के अंदर लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ। अगर के को इस साइड ले जाता हूँ तो एफ एम नीचे आ जाएगा। तो आपके पास में जो के आएगा वो आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ एम। तो एक डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं हम कि ये रेशियो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का। एक डेफिनेशन को हम फोर्सेज के बेस पे भी लिख सकते हैं कि जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होगा? रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो ये आपके पास में सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब आगे बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ चार्ज।
तो देखो जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है ना उसको हम बोलते हैं कुलम्स, यानी कि एसआई यूनिट यानी चार्ज को हम जो मापते हैं वो मापते हैं कुलम्स के अंदर। लेकिन इसके साथ हमारे पास में कुछ और भी यूनिट्स होती हैं। तो जैसे आपके पास में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी EMU। तो जो आपका 1 EMU होता है वो होता है आपका 10 कुलाम्स के इक्वल, यानी आपका 1 EMU आपका 10 कुलाम्स के इक्वल होगा। आपका 1 EMU कुलाम से आपका ज़्यादा होता है, यानी 10 कुलाम्स के इक्वल होता है। जो सेकंड जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम बोलते हैं ESU। तो आपकी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी वो इक्वल होगी 1/3 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। तो अगर मैं इस 1 कुलोम की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 कुलोम इज इक्वल टू आता है 3 इंटू 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब जो 1 ESU है ना इसका दूसरा नाम है स्टेट कुलाम, यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टेट कुलाम, और एक और नाम बोलते हैं इसको फ्रैंकलिन। अब जो फ्रैंकलिन है ना ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले चार्ज की डिस्कवरी उन्होंने ही बताई थी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पैदा किया जा सकता है। तो आपके पास में जो 1 स्टेट कुलाम उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 फ्रैंकलिन, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 इंटू 10⁹ ये आपके पास में 1 कुलाम इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। तो वह 1 कुलाम को 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलाम या फ्रैंकलिन भी लिख सकता हूँ। अब देखो एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसके अंदर। ये क्या कह रहा है कि हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल स्फीयर टू बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ये ऐसा न्यूमेरिकल दिया जिसके अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है ना सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक 2 स्फीयर दिए हैं, आपका M1 मास उसका 1 kg है, M2 मास आपका 1 kg है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 1 मीटर। अब देखो दोनों के पास मास है तो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस साइड लगेगा। तो मैंने इसको लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स आपका Fg, ये आपका Fg है, ये आपका अट्रैक्टिव है। तो अगर देखो बाहर की साइड कुछ नहीं लगेगा तो ये क्या होंगे एक दूसरे की साइड चलेंगे, ये एक दूसरे को चिपकने के लिए दौड़ेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इनके अपोजिट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, जब ये फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो ये एक टाइम ऐसा है अगर ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हो जाते हैं तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसके लिए क्या कहा है कि इस स्फीयर को हम क्या कर देते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो क्या किया इस स्फीयर को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसको भी दिए इसको भी दिए, तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इनको रिपेल कर रहा है। तो मैंने बोल दिया जो ये फोर्स है इसके ऊपर लग रहा है Fe, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Fe। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 फोर्स हैं, एक आपका Fe है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स क्या आपका Fg है, और दोनों अपोजिट साइड लगे हैं। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि आपका जो Fe है जैसे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया तो फोर्स का फॉर्मूला ये है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो, वो तो आपका Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। अब देखो ये अगर दोनों को बैलेंस रखना है तो दोनों क्या होंगे इक्वल, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया दोनों के आपके इक्वल हैं Fe इज इक्वल टू Fg। तो अब M1 एंड M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg 1 kg, यहाँ पे 1 kg होगा। R की वैल्यू 1 मीटर है। अब K आपको मैंने बताया था 9 इंटू 10⁹, और जो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये दोनों को मैंने इक्वल रख दिया इन दोनों के। अब दोनों को इक्वल रखता हूँ तो देखो आपके पास में r² से तो r² कैंसिल होगा, आपके पास में क्या बचा KQ² इज इक्वल टू Gm²। अब m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा KQ² इज इक्वल टू G। अब K को इस साइड ले आओ तो आपके पास में Q² इज इक्वल टू हो जाएगा G/K, और m² आपकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में बचेगा G/K। अब Q निकालते हो तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो G/K। अब G की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11, और डिवाइड किससे करवा दिया K से 9 इंटू 10⁹। अगर इन दोनों को आप सोल्व करते हो तो आपके पास में ये आएगा 8.61 इंटू 10⁻11 कूलम, यानी इसको हमें जो चार्ज देना पड़ेगा वो आपका ये देना पड़ेगा
8.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलोम, तब ये इसको बैलेंस करेगा। अब चार्ज तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है हमारे पास में, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। और हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या पढ़ा था कि आपके पास में जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, n टाइम्स e। तो आपके पास n पूछा है, तो q की वैल्यू कितनी है, ये रही 8.6 इंटू 10⁻11, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जो n बनेगा, e को इस साइड ले आया, q बाई e, तो q की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, e की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास में जो आंसर आया वो आया ये 5.38 इंटू 10⁸। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को इस स्फीयर को देने पड़ेंगे, तब ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इस वीडियो के अंदर यहीं तक करते हैं। आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करें, प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स की, ताकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप थोड़ा और अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।